कल हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में हमने देखा। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें कुछ आगे जो टॉपिक रह रहा है उसको ख़त्म करेंगे हम आज। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है ना। और कल हमने ये फॉर्मूले देखे थे जिसमें किस तरह से वो फॉर्मूला आया है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है और एक एक फैक्टर के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर L क्या है और किस तरह से ये फॉर्मूला बना, वो सारी चीज़ यहाँ दी हुई है। ठीक है, इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए लास्ट हमने यहाँ देखा था जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूले में आपने देखा कि ये नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स के समानुपाती है और धारा के व्युत्क्रमानुपाती है। अब हमने जब फ्लक्स पढ़ा, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था, आगे हमने टर्म्स आगे भी पढ़ी थी, तो चुंबकीय फ्लक्स का हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डिस्क्राइब फॉर्म में लिख रहे हैं हम। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इस फ्लक्स को इसका जो मान होता है उसके अंदर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो आपने जब स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया था आपको, तो वहाँ बताया था कि किसी भी परिपथ में मैग्नेटिक फ्लक्स जिस एक तरह से धारा के समान होता है कि जिस तरह उसमें धारा, विभव और प्रतिरोध क्या अनुपात होती है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक परिपथ में फ्लक्स, एमएमएफ, मैग्नेटिक मूविंग फोर्स और रिलक्टेंस के अनुपात के बराबर होती है। तो एमएमएफ को मैं एफ एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और रिलक्टेंस को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वहाँ हमने एमएमएफ का फॉर्मूला जो पढ़ा था वो पढ़ा था एन इंटू आई, और रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने वहाँ पर एल अपॉन ए इंटू म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो जिसी को भी कन्फ्यूजन हो कि आर का मान एस ये है और एन एफ का मान ये है, तो वो एक बार पीछे जाके रिपीट कर लें। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में इन दोनों का मान पुट कर रहा हूँ। फाई की जगह फाई, सबसे पहले मैंने ये वाला फाई लिया यहाँ पर और फाई को मैंने सॉल्यूशन किया, थोड़ा सा हल करके लिखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इनके फॉर्मूले इसमें पुट कर रहा हूँ। अब देखिए ये नीचे इसमें बटेवा में है तो ये इसकी तरफ ऊपर आ जाएगा और इसमें जो हर है वो अंश हो जाएगा और जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला जो इससे हल करूँगा तो यहाँ आएगा मेरा एन आई ए म्यू ज़ीरो म्यू आर अपॉन एल। यहाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई उस कुंडली में बहने वाली धारा, ए उस वायर का क्षेत्रफल, म्यू ज़ीरो आपके निवार्त में चुंबकशीलता है और म्यू आर आपकी रिलेटिव चुंबकशीलता है और एल वहाँ पर चालक की लंबाई है। तो इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे। तो ये वाला फाई की वैल्यू मेरे यहाँ ये आ गई है, तो मैं इस फाई की जगह इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मेरा फॉर्मूला इसमें इस एन से इस एन को गुणा करने पर एन स्क्वायर हो जाएगा। बाकी जैसा ये लिखा हुआ है वैसा का वैसा यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आई यहाँ पे भी है और आई ऊपर भी है, तो आई से आई का भाग चला जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे इसमें। तो अब मेरा फॉर्मूला यहाँ क्या बचेगा, एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए म्यू ज़ीरो म्यू आर अपॉन एल। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला मेरे यहाँ पर आ गया है जिससे मैं इंडक्टेंस उस कोइल का निकाल सकता हूँ। क्योंकि देखिए जहाँ मेरे को ऊपर नंबर्स ऑफ टर्न्स, फ्लक्स और धारा दी हुई है, मगर फिजिकली स्थिति में मेरे को फ्लक्स मेजर करना पड़ता है वहाँ पर, है ना। तो मेजर करने के लिए मेरे को वो मीटर लगा के मेजर करना पड़ेगा, धारा निकालने के लिए मेरे को करंट नापना पड़ेगा। मगर अगर मुझे वहाँ कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई दी हुई है और टर्नों की संख्या दी हुई है, तो भी मैं इसका इंडक्टेंस ज्ञात कर सकता हूँ इस फॉर्मूले के थ्रू। तो ये दोनों फॉर्मूले आप काम में लोगे, जैसे जैसे डाटा आपको अवेलेबल होगा,
अगर कहीं पे फ्लक्स अवेलेबल है तो आप इस वाले फॉर्मूले को रख कर अपना मान निकालिए, अगर फ्लक्स और धारा दिया हुआ है तो। और अगर आपको धारा और फ्लक्स का मान नहीं दिया और वहां पर कुंडली की फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई, जैसे कि वहां तार की लंबाई, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और टर्न्स की संख्या दी हुई है, तो वहां पर आपको इस फॉर्मूले का यूज करके आपको वहां पर मान निकालना है इंडक्टेंस का। ठीक है, यहाँ एल को समझाया हुआ, देखिए यहाँ पर ये क्या क्या चीजें, एल यहाँ चालक की लंबाई मीटर में है, ए यहाँ चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, और एन कुंडलों की संख्या है यहाँ पर। तो ये इसी का डिस्क्राइब रूप है जो हमने यहाँ सॉल्व करके निकाला। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक था अपना, आपका पहला था सेल्फ इंडक्टेंस, नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अन्योन प्रेरण। सेल्फ इंडक्टेंस में हमने पढ़ा कि किसी भी कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अन्योन प्रेरण में क्या होता है कि इसमें किसी समीप स्थित धारावाही कुंडली के कारण, उसकी पास में जो स्थित कुंडली थी उसके कारण दूसरी कुंडली के अंदर आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से अगर कहीं पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो ये आपका कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसी कुंडली में समीप स्थित धारावाही कुंडली के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसे अन्योन प्रेरण प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। यानी अब जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें धारा मान लेता हूँ कि इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है और उसके कारण क्या हो रहा है, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं बोलूंगा म्यूचुअल इंडक्टिव ईएमएफ या अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल। और कुंडली के इस गुण को मैं क्या बोलूंगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी सिद्धांत पे आपके ट्रांसफार्मर और एसी मोटर्स काम करती है। आपने ट्रांसफार्मर भी अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन देखा हो तो ट्रांसफार्मर में दो कोयले होती है जो एक दूसरे से टच नहीं होती, वो एक स्ट्रक्चर के ऊपर लपेटी होती है दोनों भुजाओं के ऊपर, और उसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, मगर तो भी विद्युत धारा एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बह जाती है। म्यूचुअल अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अभी? हाँ आ रही सर। ठीक है, तो हमने यहाँ दो कॉइल मानी जो कि पास पास में स्थित है और दोनों में N1 और N2 टर्न्स है। और पहली कॉइल में मान लीजिए I1 धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इस तरह होगा जैसे आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है। बीच में ये कॉन्सेंट्रेट यानी संघनित होती है और बाहर ये फैली हुई होती है। अब देखिए ये फ्लक्स क्या हो रहा है, इसके अंदर भी लिंक हो रहा है, इसके अंदर लिंक हो रहा है, तो जब मैं अगर धारा का मान चेंज करता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ फ्लक्स का मान भी चेंज होगा, और फ्लक्स का मान चेंज होगा तो यहाँ लिंक होने वाला फ्लक्स का मान भी चेंज होगा। और अगर किसी भी कुंडली में फ्लक्स का मान परिवर्तित हो तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा आपके इंडक्टेंस के कारण। तो इस कारण इसमें इंडक्टेंस के कारण आपका ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। तो मैं इसके अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसे E2 से दर्शाता हूं यहाँ पर, जो कि आपके समानुपाती किसके होगा,
d∅1/dt। यहाँ फ़ाई वन जो है चुंबक, जो कॉइल, पहली कॉइल है उसके कारण फ्लक्स है। अब देखिए फ़ाई1 किसके प्रोपोर्शनली होगा, आपकी धारा के, क्योंकि ये इसके अंदर बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो मैं यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, E2 प्रोपोर्शनली टू di/dt। ठीक है, जब मैं इसका सिंबल हटाऊंगा तो एक नियतांक आएगा, वो नियतांक क्या होगा आपका -m। बाकी फॉर्मूला ऐसा कैसा ही रहेगा। यहाँ -m जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉन्फिशेंट है, यानी अन्योन प्रेरण गुणांक, जिसका मात्रक हेनरी होता है। जिस तरह से इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है, उसी प्रकार से इसका मात्रक भी आपका हेनरी होता है। अब इसी फॉर्मूले को मैं इंडक्टेंस की m की वैल्यू को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें आप मान पुट करके म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान निकाल सकते हो। यहाँ देखिए क्या क्या है, m इजिकल टू N1। N1 क्या है यहाँ पर, चुंबकीय, ये जो कॉइल है इसमें टर्न्स की संख्या। N2 दूसरी जो कॉइल है जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें टर्न्स की संख्या। A चुंबकीय कॉइल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इस फर्स्ट वाली का। μ0 μr जो कि आसपास उपस्थित वातावरण पर डिपेंड करता है। μ0 का मान फिक्स होता है जो मैंने आपको पहले बता रखा है, और μr का मान यहाँ डिपेंड करता है कि ये हवा में स्थित है या इसके बीच में लोहे का आपने रोड इसके अंदर लगा रखा है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोहे के रोड के ऊपर लपेटी हुई है या स्टील की रोड के ऊपर लपेटी हुई दोनों कुंडलियां, या नॉर्मल केवल हवा के अंदर इस तरह से लपेटी हुई है, तो वो उस पर डिपेंड करता है μr का मान। और L यहाँ पर फर्स्ट जो कॉइल है उसकी लंबाई है। तो इस तरह आप इसमें मान पुट करके आप m का मान निकाल सकते हो कि ये कितना होगा, और उसका मान आप यहाँ पुट करके फिर आप E का मान निकाल सकते हो कि कितना EMF इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। सर हाँ बोलो। एक कोयल एक है ना, अभी जो हम्म दिखाया था आपने वापस, इसमें डायग्राम के अंदर जो कोयल 2 है, उसको हम्म अगर अपन जैसे नेगेटिव एनर्जी के जो अपन जो टर्मिनल चेंज कर देते हैं इसके, हम्म। तो उसमें फिर तो भी मैग्नेट बनेगा क्या, चुंबक बनेगा आगे से आगे इसका? देखिए अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो अभी जैसे हाँ इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पर N पोल बन रहा है और यहाँ S पोल बन रहा है। अगर ये धारा की हाँ दिशा जैसे इधर से इधर ना आकर अब ये इधर से एंटर करके इधर से बाहर निकल रही है, तो इधर N पोल बन जाएगा और इधर S पोल बन जाएगा, और उसका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अभी डायरेक्शन कैसी है, इस तरह से घूमकर इधर आ रही है वापस, है ना। तो जब नहीं मैं सर, धारा की दूसरी कोयल को अगर अपन केवल दूसरी जो कोयल दे रही है ना N2 वाली, हम्म केवल उसकी अगर उसमें हम धारा का ये मान चेंज करें अपन, तो क्या देखो इफेक्ट पड़ेगा उसमें जो धारा है उसका मान आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो धारा किसके कारण उत्पन्न हो रही है, इसके कारण हो रही है। ठीक है, अगर उसको चेंज करना है तो इधर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जो इसमें धारा है ना, या इसमें जो ईएमएफ है, वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके कारण। ठीक है, आप कोई डिवाइस तो लगा नहीं रहे हो इधर, इधर तो आपने कोई बैटरी सोर्स लगाया ही नहीं, आपने बैटरी नहीं? सोर्स कहाँ लगाया, केवल यहाँ लगाया। ठीक है, तो इधर की धारा तो आप चेंज कर ही नहीं सकते डायरेक्ट, हाँ इसलिए आपको इधर का बैटरी सोर्स की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी उल्टा होगा, और फिर उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो उसकी दिशा भी चेंज होगी, और फिर धारा की दिशा भी चेंज होगी। यहाँ आप एक गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए या एक एमीटर लगा लीजिए, ताकि ये परिपथ बंद हो जाए और उसमें धारा प्रवाहित होने लग जाए। और जब तक ओपन रखोगे तब तक इसमें भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि परिपथ बंद नहीं है, केवल ईएमएफ दिखाएगा। अगर आप वोल्टेज की दोनों टर्मिनल पे वोल्टमीटर लगा के देखोगे तो वोल्टेज दिखाएगा, मगर धारा जब ही बहेगी जब ये परिपथ पूरा होगा। ठीक है। ठीक है, ऊपर कोई दिक्कत इससे पहले जो हमने पढ़ा, चले आगे। अब देखिए हम इंडक्टेंस के बारे में या सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पर इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं प्रेरक। ठीक है, तो प्रेरक क्या है, देखिए प्रेरक एक
निष्क्रिय घटक है, यानी पैसिव कंपोनेंट होता है, जो कि धारा परिवर्तन का विरोध करता है और ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है। प्रेरक में तार का लूप या कुंडली होती है, यानी प्रेरक एक तरीके से हम फिजिकली रूप से देखें तो क्या है कि एक आपकी कॉइल है जिसको आपने किसी आयरन के या स्टील के या बिना आयरन या स्टील के आपने लपेटा हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए, इसमें कोई कोर नहीं है इसके बीच में, ये केवल एयर इंडक्टर है जिसके अंदर बीच में कोई कोर नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ एक स्टील का टुकड़ा आपने इसके बीच में रखा हुआ है, तो ये आपकी आयरन कोर इंडक्टर है ना। तो ये आप दोनों प्रकार की या तीनों प्रकार के इंडक्टर्स हो सकते हैं। ये इनके इंडक्टर्स के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, इनके प्रकार के बारे में। तो आप इंडक्टर समझ गए कि ये एक तरह से कंडक्टर वायर की कुंडली है जो क्या काम करती है, धारा परिवर्तन का विरोध करती है, और क्या काम करती है, ये ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करती है। यानी ये दो काम कर रही है यहाँ पर। एक तो धारा परिवर्तन का विरोध करिए, अगर इसमें से मैं धारा का मान चेंज करता हूं तो क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, और सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वो अपने जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करेगी। दूसरा काम क्या कर रहा है, ये ऊर्जा जो है उसको मैग्नेटिक रूप से स्टोर कर रहा है ना। तो वो एनर्जी जो है वो नॉर्मली आपकी कई रूप से स्टोर होती है। जैसे कहीं पर टेम्परेचर के रूप में स्टोर होती है, कहीं उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में या तनाव बल के रूप में स्टोर होती है, कहीं विद्युत ऊर्जा के रूप में वहां स्टोर होती है, और यहाँ किस रूप में हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडक्टर किस प्रकार का घटक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इंडक्टर निष्क्रिय घटक, पैसिव कंपोनेंट्स है। अच्छा, निष्क्रिय घटक से मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर ये कोई ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। चलें आगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, पैसिव कंपोनेंट्स है, और पैसिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो और दूसरे पैसिव कंपोनेंट्स जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, ये, हाँ, हाँ, रजिस्टर, कैपेसिटर और अपने इंडक्टर तीनों ही तो है सर ये पासिव। तीनों पैसिव कंपोनेंट्स है। ठीक हाँ। है। और एक्टिव कंपोनेंट्स की बात करें, ये तो पैसिव कंपोनेंट्स हो गए। एक्टिव कंपोनेंट्स आपका डायोड, आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ये आपके एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये आपका बैटरी सोर्स हुआ, ये एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए इंडक्टेंस, आप देखिए हर इंडक्टर का क्या होता है, गुण होता है इंडक्टेंस का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी में भी धारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या कर रहा है, धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो इंडक्टेंस का गुण कौन रखता है, इंडक्टर रखता है। ठीक है। तो अगर मुझे इंडक्टेंस को मापना है तो वो किस में नापूंगा, हेनरी में, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। अच्छा, इसका इसका सिंबल, जब हम सर्किट में इसको यूज करते हैं तो हम इस सिंबल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंबल आप बना लीजिए, स्केलेमेटिक सिंबल्स है जो इंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का।
ठीक है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये नजर नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको। यहाँ देखिए, अब देखिए इंडक्टेंस जो है उसको निकालने का अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि इंडक्टेंस जिसका हमने कल बात करी थी, L इज इक्वल टू किसके बराबर होता है आपके N इंटू 5B अपॉन I, जहाँ पर N नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि उस कुंडली में है, और 5B वहाँ पर फ्लक्स है वेबर के अंदर, और I वहाँ पर धारा एम्पियर में है। तो किसी भी कुंडली का अगर इंडक्टेंस ज्ञात करना है मेरे को, तो इस फॉर्मूले में मान पुट करके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। प्लस उसके अलावा मैंने आपको एक फॉर्मूला और ऊपर बताया था, उसके थ्रू भी आप इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर अगर मुझे प्रोड्यूस ईएमएफ निकालना है तो उसका यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि क्या बताता है आपका कि -L इंटू डी आई अपॉन डी टी, और माइनस यहाँ पर लेंज के नियम को दिखा रहा है, जो कि ये बताता है कि जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अपने कारण का विरोध करेगा, और डी आई अपॉन डी टी ये बता रहा है कि वहाँ धारा में परिवर्तन की दर को दिखाता है। ठीक है, अब देखिए इसी में इंडक्टर में हमें वहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुई है, मैंने बोला ना आपको कि ऊपर कि इंडक्टर एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, तो जो वो एनर्जी स्टोर हो रही है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, उसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए कि इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर की गई धारा याद करने का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, W इज इक्वल टू 1/2 इंटू L इंटू आई स्क्वायर, जहां पर I यहाँ पर धारा एम्पियर में है, L इंडक्टेंस हेनरी में है, W यहाँ पर एनर्जी वाट सेकंड में या जूल में है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, हो गया आपका, चले नेक्स्ट। ठीक है, मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ, अगर कोई पीछे रह गया तो बता देना। ठीक है, हो गया सर। ओके ओके। अब देखिए नेक्स्ट है फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडक्टेंस, यानी आपका जो इंडक्टेंस होता है वो किन किन कारणों पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर दो कंपैरिजन दिए हुए हैं कि इंडक्टेंस कहाँ ज़्यादा होगा और कहाँ कम होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों से उसके इंडक्टेंस पर प्रभाव पड़ेगा, या तो वो ज़्यादा हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो यहाँ देखिए अगर इंडक्टेंस ज़्यादा रखना है तो मेरे को ये वाली लाइन में देखना है, और अगर वहाँ इंडक्टेंस कम हो रहा है तो उसमें यहाँ वाली लाइन में देखा। तो देखिए फर्स्ट क्या है, सॉफ्ट आयरन और हार्ड स्टील। तो फर्स्ट आपका कारक है जो उसके अंदर कोर में उपयोग कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपका इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो आप सबसे पहले इसमें लिख लीजिए इंडक्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक। और उसमें सबसे पहले लिखिए इंडक्टर की कोर। ठीक है, तो देखिए इसमें कोर का क्या फर्क पड़ता है हमारा, कि हमने कोर किस मटेरियल की लगाई उसके ऊपर हमारा इंडक्टेंस कम और ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि हार्ड स्टील की अगर मैं
कोर लगाता हूँ उसके बीच में तो वहाँ इंडक्टेंस कम है, और हाई, और अगर सॉफ्ट आयरन की लगाता हूँ तो इंडक्टेंस हाई है। तो ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉफ्ट आयरन का जो परमेबिलिटी, चुंबकशीलता होती है वो अधिक होती है हार्ड स्टील से, ठीक है ना। तो इस कारण यहाँ पर जो इंडक्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ कम होगा। तो अब मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि अगर किसी भी पदार्थ यानी किसी भी इंडक्टर में अगर मैं कोर अधिक चुंबकशीलता वाली लगाता हूँ तो वहाँ पर इंडक्टेंस हाई होगा, और अगर वहाँ पर मैं कम चुंबकशीलता वाली कोर का उपयोग करूँगा तो वहाँ पर मेरा इंडक्टेंस कम होगा। तो आप लिख लीजिए इसको कि किसी भी प्रेरक के चुंबकीय कोर, सॉरी इसकी कोर अधिक चुंबकीयशीलता वाले पदार्थ की है तो वहाँ इंडक्टेंस अधिक होगा, और यदि पदार्थ की चुंबकीयशीलता कम होगी तो उसका इंडक्टेंस कम होगा। उदाहरण के रूप में लिख लीजिए, सॉफ्ट आयरन में चुंबक की कोर की चुंबकशीलता अधिक होती है और हार्ड स्टील की चुंबकशीलता कम होती है। अच्छा, इससे हमारे इस पे क्या फर्क पड़ेगा कि आप जब आयरन की कोर लगाते हो और इससे क्या होगा, आपका इंडक्टेंस ज़्यादा बनता है, और जहाँ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा यानी वहाँ पर फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और वहाँ पर जो प्रोड्यूस ईएमएफ है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जहाँ कोर कम चुंबकीयशीलता की है वहाँ प्रोड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए टन्स की संख्या, नंबर ऑफ टन्स। अब देखिए टन्स से कैसे प्रभावित होता है अपना इंडक्टेंस, कि जहां पर अधिक टन्स होंगे वहां पर ज़्यादा इंडक्टेंस होगा, और जहां पर कम टन्स होंगे वहां कम इंडक्टेंस होगा। ऐसा क्यों है कि देखिए हमने जब इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था वहां हमने फॉर्मूले में क्या देखा था, L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। ठीक है, तो यहाँ n टनों की संख्या है, अगर टन्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो टन्स की संख्या मेरे किसके समानुपाती है, इंडक्टेंस के समानुपाती है। तो टन्स की संख्या बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इंडक्टेंस का मान भी बढ़ेगा, और टन्स की संख्या घटाऊंगा तो इंडक्टेंस का मान भी घटेगा। तो इसलिए ये इसके समानुपाती होता है, टन्स की संख्याओं के समानुपाती होता है आपका इंडक्टेंस, इसलिए आप ये लिख सकते हो कि इसका मान बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, टन्स की संख्या बढ़ाने पर इंडक्टेंस का मान बढ़ता है, व टन्स की संख्या घटाने पर इंडक्टेंस का मान घटता है। अच्छा, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट है आपका क्लोज स्पेसिंग और वाइड स्पेसिंग, यानी जो आपने टन्स लगाए हैं स्कोर के ऊपर, अगर इनके बीच की दूरी, तो आप लिख लीजिए नेक्स्ट, तार के चक्रों के बीच की दूरी। नेक्स्ट कारण है आपका तार के चक्रों के बीच की दूरी। तो इसमें देखिए अगर ये तार के चक्रों की बीच की दूरी अगर अधिक पास पास में होंगे, ये टन्स अगर अधिक पास पास में होंगे तो क्या होगा, फ्लक्स वहां जो है वो तो उतना का उतना है, मगर वहां क्या हो रही है, टन्स की संख्या बढ़ रही है क्योंकि वो पास पास में है इसलिए, है ना। तो टन्स की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, वहां पर इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अगर वहीं पे आपने चक्रों की संख्या क्या के बीच की दूरी क्या दूर दूर रखी तो क्या होगा, फ्लक्स जो फ्लक्स है उस वो कम आपके टर्न्स से लिंक होगा क्योंकि ये दूर दूर होंगे, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, वहां पर टर्न्स की संख्या उस एरिया के अंदर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ फ्लक्स घनत्व यहाँ कम हो रहा है और यहाँ ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो
अगर स्पेस बढ़ाते हैं टर्न्स के बीच में तो इंडक्टेंस घटता है, और टर्न्स के बीच में अगर गैप कम करते हैं तो इंडक्टेंस बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका कोर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। नेक्स्ट लिखिए कोर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यहाँ कैसे प्रभावित करता है कि अगर मैं कोर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाता हूं तो वहां इंडक्टेंस बढ़ेगा, और जहां कोर का मैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटाता हूं तो वहां उसका इंडक्टेंस कम होगा। तो नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से आपका वहां पर इंडक्टेंस अधिक हो रहा है? तो इसका रीजन देखिए, इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। ऊपर अपन बैक चलेंगे थोड़ा सा और उससे समझने की कोशिश करेंगे इसको। आपने रिलक्टेंस हम इससे पहले पढ़ा था। तो रिलक्टेंस क्या होता है? फ्लक्स के मार्ग में अवरोध होता है, जिस तरह से प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। तो देखिए रिलक्टेंस का हम फॉर्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पर रिलक्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/L/A, यानी जो रिलक्टेंस है वो आपके जो कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मान बढ़ाओगे तो इसका मान घटेगा। तो इससे क्या होगा कि जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हो तो वहां रिलक्टेंस का मान घटता है, और रिलक्टेंस का मान घटता है तो वहां पर क्या होगा? फ्लक्स की मात्रा बढ़ेगी, है ना। क्योंकि क्या होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या होता है? रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। तो उससे क्या हो रहा है? वहां पे फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, और फ्लक्स का मान बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? अब कहीं पे अगर फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? इंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा? फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाएगी वहां पर, और फ्लक्स की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? उससे लिंक होने वाला जो एन, जो आपका फॉर्मूला है एल का, जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या है? एल प्रोपोर्शनली टू एन फाई। तो फाई बढ़ रहा है यहाँ पर, तो उससे क्या होगा? एल का मान भी बढ़ेगा। तो इसलिए आप जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हो कोर का, तो रिलक्टेंस का मान घटेगा। रिलक्टेंस का मान घटने से फाई का मान बढ़ेगा, और फाई का मान बढ़ने से आपका एल का मान बढ़ता है, ठीक है। तो ये इसका सर रिलेशन है। हाँ, ये कोर का मतलब कोयल से क्या तार से? नहीं 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 नहीं, ये जिस पे लपेटा हुआ है, ये आपको बीच में नजर आ रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ हाँ। इससे है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आगे चलते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। अब मान लीजिए आपके जिस तरह से
रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से अगर मैं इंडक्टर कॉइल को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ूं तो उसका इंडक्टेंस या उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा, उसका निकालने का फॉर्मूला जिस तरह से रेजिस्टेंस में होता है सेम टू सेम है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है आपने इस तरह से इंडक्टर को, तो यहाँ पर जो टोटल इंडक्टेंस है इसका या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है वो इन सब के योग के बराबर होगा। और अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो जिस तरह से समांतर क्रम का फॉर्मूला था आपका प्रतिरोधक का, उसी प्रकार से इसमें 1/LT इजिकल टू ये आपको जो सामने नजर आ रहा है इस प्रकार होगा। तो इस ये बिल्कुल आपके प्रतिरोधक की तरह ही होता है, इसका मान भी आप प्रतिरोधक की तरह निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। यहाँ देखिए, यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं और दोनों का मेरे को टोटल इंडक्टेंस निकालना है। पहले वाले में देखिए 1 हेनरी, 2 हेनरी, 1.5 हेनरी और 5 हेनरी है, तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा इनका सबका योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 9.5 हेनरी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये 4 इंडक्टर हैं जो कि मिली हेनरी में है। ठीक है ना, तो मिली हेनरी में मैं इनको जोड़ता हूँ तो कितना आएगा इसका 18 मिली हेनरी, और 1 हेनरी बराबर 1000 मिली हेनरी होता है। ठीक है, तो आप इसको हेनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह से अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इस फॉर्मूले के अंदर मान पुट करना है। तो यहाँ देखिए एल टी इजिकल टू 1/, अच्छा इसने यहाँ पर क्या किया है, आपका जो ये वाला फॉर्मूला था इसका अपोज कर दिया। अपोज कैसे किया मैं बता देता हूँ, और उसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया। आप एक तो इसको इस तरह से लिखकर फिर लघुत्तम समावर्ती निकाल कर फिर वैल्यू निकालते हैं, एक इसने क्या किया इसको पलट दिया। ठीक है ना, या इसको एक से भाग लगा दिया इसके अंदर दोनों साइड में, तो एक ऊपर रखा और उसके नीचे आपने क्या किया इसका भाग लगाया, तो 1/LT हो जाएगा। तो ये 1 से 1 कट जाएगा और LT ऊपर चला जाएगा, तो LT इजिकल टू क्या हो जाएगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे हल करें और चाहें तो आप जैसे इसमें दिया हुआ है उसकी तरह से भी हल कर सकते हैं, तो दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको जो रूटीन प्रोसेस है उसी से आप हल करें। कैसे करना है, जैसे 10 हेनरी, 5 मिली हेनरी और 2 मिली हेनरी आपका समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है पहले इनका लघुत्तम समावर्ती निकालना है। तो इनका लघुत्तम समावर्ती आपका 10 आएगा, तो नीचे आप लिख लीजिए 10। ठीक है, मैं कर देता हूँ। जैसे यहाँ हो जाएगा आपका 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2। ठीक है ना, ये इन सबको जोड़ना है और इससे वैल्यू किसकी आएगी मेरी 1/L की आएगी। ठीक है, अभी यहाँ मैं क्या करूँगा, अब इनका लघुत्तम लूँगा। तो लघुत्तम लेने के लिए मेरा लघुत्तम आता है यहाँ पर लघुत्तम मेरा कितना आया यहाँ पर 10 आया। ठीक है,
10 का 10 में भाग लगाया, कितनी बार गया? एक बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस 5 का 10 में भाग लगाया, 2 बार किया और उसको 1 से गुणा किया तो कितना आया मेरा? 2, प्लस 2 में 10 का भाग लगाया, 5 बार गया और मेरा गुणा करने में कितना आया? 5। 5। ये वैल्यू आपकी आ गई है। इसकी वैल्यू मैं आगे और हल करता हूँ, तो यहाँ आएगा मेरा 8/10, ठीक है ना, जो कि आपकी वैल्यू है 1। ये वैल्यू 4/5 के बराबर है। ठीक है, तो ये वैल्यू है वो आपकी 1/L की। L की वैल्यू इसको भी उल्टा कर दूंगा और इसको भी उल्टा कर दूंगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बच जाएगा? L = 10/8। तो वैल्यू आपकी कितनी, इसका आंसर लगभग आएगा आपके 5/चला 1.25। 1.25। ये किस में आएगा? मिली हेनरी में, ठीक है। तो ये इजी है, अगर आपने पहले इंडक्ट रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से समझा है तो इसको भी आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो आज अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, छोटा सा सेशन है अपना आज, यहीं आज अपन ख़त्म करते हैं। और अच्छा, इसमें